राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विकार। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विकार किसे कहते हैं और विकार कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं आज के अपने टॉपिक विकार पे कि विकार किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि विकार किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कारण, लिंग और कारक के द्वारा अपना स्वरूप बदल देते हैं उन्हें हम विकार शब्द कहते हैं। जैसे देखेंगे कि लड़का लड़का एक विकार शब्द है, लेकिन ये इसका लिंग परिवर्तन जब करेंगे तो हो जाएगा लड़की। तो लड़की क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा लिंग परिवर्तन हो गया। तो विकार शब्द में लिंग परिवर्तन होता है, कारक परिवर्तन होता है, वचन परिवर्तन होता है। जैसा कि लड़का का हम बहुवचन करेंगे तो लड़के हो जाएगा और कारक में लगाएंगे तो लड़का के लिए ये कारक हो गया। तो कारक, लिंग और वचन के कारण विकार शब्द अपना स्वरूप बदल देता है। और फ्रेंड्स जानेंगे कि विकार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स विकार शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो फ्रेंड्स देखेंगे, पहला हमारा होता है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा होता है क्रिया और चौथा होता है विशेषण। तो फ्रेंड्स ये रहे सर्वनाम के 4 भेद: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो फ्रेंड्स अब इन चारों में हम सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा। तो देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी भाषा, स्थान, किसी के नाम का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे देखेंगे कि राहुल, प्रिया, बिल्ली, गाय, ताजमहल, कुतुब मीनार इत्यादि। मतलब कि किसी स्थान का एक नाम होता है, जिसका एक नाम है वही संज्ञा है। अब हम देखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम देखेंगे, लिख देते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समुदायवाचक संज्ञा, और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स ये रहे संज्ञा के 5 भेद: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वे संज्ञा जो किसी एक ही जाति के स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखेंगे कि लड़कियां नदी में नहा रही हैं।
तो फ्रेंड्स देखेंगे कि लड़कियां शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा, वो एक जाति को संबोधित कर रहा है कि लड़कियां, यानी कि नदी में जितनी लड़कियां नहा रही हैं वो एक क्या कहते हैं कि स्त्रीलिंग की है, वो अपने लिंग को दर्शा रही है, यानी जाति को दर्शा रही है कि लड़कियां नदी में नहा रही है। तो ऐसा कोई वाक्य आता है जिसमें जाति को संबोधित करता है, तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। तो अब हम तो देखेंगे कि वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष प्राणी या विशेष नाम को बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखेंगे कि उदाहरण है इसका कि नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय नेता हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति के लिए स्थान होता है। तो यहाँ पे देखेंगे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय नेता हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी क्या है, यानी कि एक विशेष व्यक्ति है। क्या है फ्रेंड्स, विशेष व्यक्ति है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से हमें किसी चीज का दोष, गुण, स्वभाव, रूप, रंग पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखेंगे कि राम मंदिर बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड देखेंगे कि राम मंदिर बहुत सुंदर है। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाव छिपा हुआ है किसके, तो सुंदरता का। इसमें क्या बता रहा है कि रूप रंग बता रहा है कि क्या है वो बहुत ही सुंदर है। तो वहां पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। अब हम जानेंगे कि समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड जिस संज्ञा शब्दों से किसी के समुदाय या किसी समूह के विषय में पता चलता है उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखेंगे कि हमारे परिवार में 6 सदस्य रहते हैं। तो फ्रेंड देखेंगे कि हमारे परिवार में 6 सदस्य रहते हैं, यानी 6 सदस्य का एक समूह है, या भेड़िए एक झुंड में जा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। एक झुंड उनका क्या है फ्रेंड्स, समुदाय, उनका एक ग्रुप है। अब जहाँ ग्रुप की बात होती है वहां पे समुदायवाचक संज्ञा आ जाता है। अब हम देखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जहां पर द्रव्यों का, जिस संज्ञा से द्रव्यों का बोध होता है यानी पदार्थों के बारे में पता चलता है, वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे देखेंगे कि सोना बहुत महंगा है, देखेंगे कि सोना बहुत महंगा है। तो वहां पे किसकी पदार्थ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि सोना बहुत महंगा है, यानी कौन महंगा है, यानी सोना। तो सोना क्या है, तो द्रव्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स जब भी आपको किसी भी एग्जाम में लड़कियां यानी कि किसी लिंग का बोध कराया जाता है तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा आ जाता है। जहां पर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में आप कुछ कह रहे हैं तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता है। और जहां पर आप किसी के रूप, रंग, सुंदरता की बात कर रहे हैं वहां पे भाववाचक संज्ञा आ जाता है। और जहां पर आप किसी के ग्रुप की बात कर रहे हैं वहां पर समुदायवाचक संज्ञा आ जाती है। और जहां पर पदार्थों के बारे में बात हो रही है वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे संज्ञा के ये 5 प्रकार के जो एक्सप्लेनेशन था हम आपको बता दिए हैं उदाहरण से। अब हम आते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, हम सब पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं इत्यादि। अब हम जानेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। लिख देते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स ये रहे सर्वनाम के 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम सबसे पहले इन 6 में से जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स वे सर्वनाम जो किसी के सुनने के लिए बोला जाता है या किसी को सुनाने के लिए बोला जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, जैसे देखेंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि कोई स्कूल जा रहा है और किसी से ये बोल रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी किसी को सुना रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखेंगे कि वे सर्वनाम जो एक निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति का निश्चित स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। जैसे देखेंगे कि यह मेरा घर है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि यह मेरा घर है, तो मेरा घर क्या है, निश्चित है कि यही मेरा घर है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखेंगे हमारे तीसरा टॉपिक जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या किसी विशेष चीज के लिए नहीं किया जाता है, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। जैसे देखेंगे कि दिल्ली से कुछ लेते आना। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसका अनिश्चयवाचक का उदाहरण है कि दिल्ली से कुछ लेते आना। निश्चित नहीं है कि क्या लाना है, बस कुछ लेते हैं, यानी अपने मन से हम कुछ भी ला सकते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हम देखेंगे अपना चौथा टॉपिक संबंधवाचक सर्वनाम, कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी दूसरे सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के लिए किया जाता है, वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम आता है। जैसे देखेंगे कि जैसा दाम वैसा काम। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कि जैसा दाम वैसा काम, यानी पहले सर्वनाम का जो संबंध है दूसरे सर्वनाम है। जैसे कि जैसा दाम वैसा काम, यानी काम क्या है, सर्वनाम है, और इसमें जैसा दाम क्या है, एक अलग सर्वनाम है, तो इसमें 2 सर्वनाम है। अब देखेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसी से प्रश्न पूछा जाता है, किसी के विषय में प्रश्न पूछा जाता है, वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। जैसे देखेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है।
तो फ्रेंड देखेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्या जो है प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी से उसका नाम पूछा जा रहा है यानी प्रश्न रखा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आते हैं हम निजवाचक सर्वनाम पे कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग किया जाता है यानी खुद के विषय में कुछ कहा जाता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखेंगे कि मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी, फ्रेंड देखेंगे ये वाक्य है कि मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी, तो यहाँ खुद के विषय में बताया जा रहा है कि मैं स्वयं ही दिल्ली जाएंगे यानी हम खुद दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि ये रहे सर्वनाम के 6 प्रकार: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, और ये उनके उदाहरण। तो फ्रेंड्स जहां भी किसी वाक्य में किसी को सुनने के लिए कुछ कहा जा रहा है वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाता है, और जहां पे कोई चीज निश्चित होती है वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है, और जहां पे कोई चीज अनिश्चय होती है यानी निश्चित नहीं होती है वहां पर क्या आ जाता है फ्रेंड्स, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। फ्रेंड जहां पर संबंध व्यक्त किया जा रहा है वहां पर क्या आ जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम आ रहा है। अब किसी वाक्य में प्रश्न कोई किसी से पूछ रहा है तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। अब जहां पर किसी वाक्य में खुद के विषय में कुछ कहा जा रहा हो वहां पे आता है निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सर्वनाम बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स आते हैं हम विकार के तीसरे टॉपिक क्रिया पे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो फ्रेंड जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का या करने का पता चलता है वहां पे क्रिया होती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के जो है वो 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं होता है और क्रिया का फल सीधे कर्ता पे पड़ता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखेंगे कि बालक रोता है, तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कि कर्म नहीं है लेकिन क्रिया है। क्रिया क्या है फ्रेंड्स, रोना। तो क्रिया का फल सीधे किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे। कर्ता इसमें कौन सा है, बालक, यानी बालक रो रहा है। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन क्रियाओं का फल कर्ता की अपेक्षा क्रिया पे पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखेंगे कि रोहित गाना गाता है, फ्रेंड्स देखेंगे कि रोहित गाना गाता है, तो रोहित का कर्म क्या है, गाना गाना। तो रोहित क्या कर रहा है फ्रेंड्स, तो गाना गा रहा है। तो गाना गाना क्या है, उसका कर्म है, और कर्ता कौन सा है, रोहित है। तो कर्ता का जो फल है वो क्या किस पे पड़ रहा है फ्रेंड्स, कर्म पे पड़ रहा है। तो ऐसे जगहों पे क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। तो जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है वहां पे अकर्मक क्रिया, और जिन वाक्यों में क्रिया होती है वहां पे सकर्मक क्रिया होता है। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे विकार के चौथे टॉपिक विशेषण को कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, यानी किसी की विशेषता बताता है विशेषण। और विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और संकेतवाचक। देखेंगे पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है परिणामवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक, चौथा होता है
संकेतवाचक। तो फ्रेंड्स ये रहे विशेषण के 4 प्रकार, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। अब हम जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या कहते हैं गुण को संबोधित करता है या उसके रूप रंग को सुशोभित करता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि गाय काली है, गाय काली है तो काला हमारा क्या है इसका गुण है, इसका रूप रंग है। गाय का क्या है रूप रंग है, उसका रंग है काला होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं हम परिणाम वाचक पे कि परिणाम वाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल के विषय में बताते हैं उसे हम परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखेंगे कि मैंने बाजार से 7 लीटर दूध लाया। तो फ्रेंड्स देखेंगे परिणाम वाचक का उदाहरण है कि मैंने बाजार से 7 लीटर दूध ले आया, यानी मैंने बाजार गया और हमारे बाजार जाने का परिणाम क्या हुआ कि मैंने 7 लीटर दूध को लाया। तो यहाँ पे हो जाएगा परिणामवाचक सर्वनाम। अब आते हैं हम संख्यावाचक सर्वनाम पे कि संख्यावाचक विशेषण पे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वहां पे संख्यावाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखेंगे कि कक्षा में 10 छात्राएं पढ़ती हैं। फ्रेंड्स देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है कि कक्षा में 10 छात्राएं पढ़ती हैं, यानी संख्या को दर्शा रहा है। कितनी छात्राएं तो फ्रेंड्स 10 छात्राएं। तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब आते हैं हम संकेतवाचक विशेषण पे कि संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगाकर विशेषण के रूप में बनाया जाता है उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखेंगे कि कोई बच्चा रो रहा है। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमारा उदाहरण है कि कोई बच्चा रो रहा है। तो ये संकेत कर रहा है कि कोई बच्चा रो रहा है, एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है तो संकेत कर रहा है कि कोई बच्चा रो रहा है। तो इसे हम कहेंगे संकेतवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स कभी भी एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप इन उदाहरणों को याद रखिए। उदाहरण को यदि आप याद रखेंगे तो आप इससे आसानी से इन चीजों को निकाल सकते हैं कि कौन सा विशेषण है, कौन सी क्रिया है, कौन सी संज्ञा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए और कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिखे। धन्यवाद फ्रेंड्स।